हाँ जी। तो कितने लोगों को बोलने के बाद, अपने व्यक्त होने के बाद ऐसा लगा कि मैं अपनी बात ठीक से कह पाया? कितने लोगों को सुनने से ऐसा लगा कि सामने वाले ने जो कहा उसको सुन के मेरे को तृप्ति हुई? देखो, तृप्ति वाले लोग ज्यादा हैं, जिन्होंने कहा वो कम। तो आदमी पहले से तृप्त है, तुमको जो बोलना है बोल लो। ये क्या क्रॉस चेक हो गया? बोलने वाले को बोल के तृप्ति मिली, सुनने वाले को सुन के तृप्ति मिली, इसका नाम वह तृप्ति है, इसका मतलब न्याय है, ये दोनों का तृप्त होना। सुनने वाला पहले से तृप्त है। तो यही दुनिया अपने घर में घटती है। यदि अपन पहले से तृप्त रहते हैं तो सामने वाले के कम ज्यादा होने से अपन परेशान नहीं होते। बढ़िया, चलो कुछ शेयरिंग हो जाए। कितने लोगों को लगा कि कल बिल्कुल उनको कोई ऐसी बात मिली जिससे उनकी जिंदगी में कोई आमूलचूल परिवर्तन या कोई एक नई आशा की किरण जगी? हाँ जी, माइक शेयर। गोरखपुर। चंद्रमणि, गोरखपुर। थोड़ा माइक नीचे। मुझे समझ में आया कि हम ज़्यादातर दूसरों को समझाना चाहते हैं, जबकि स्वयं के आचरण व्यवहार में परिवर्तन ज़्यादा जरूरी है। दूसरा जो बिंदु मुझे समझ में आया कि हम दूसरों से प्रभावित होकर या दूसरों को देख करके सामान्यतः अपना व्यवहार करते हैं, जबकि यह दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। तीसरा कि परिवार और समाज व्यवस्था के अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है, अतः केवल हमारे अच्छे होने से तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता या उसका कोई अर्थ नहीं होता जब तक हम दूसरों के सुख के लिए या दूसरों के अच्छे होने में अपना कोई योगदान न दें। ये विषय मेरे ध्यान में आई और मैं इस पे चिंतन किया हूँ रात में भी। जी हाँ जी। हेलो जी, नमस्ते, मेरा नाम ऋतु पटेल है, मैं विसनगर से हूँ। ये मेरी दूसरी शिविर है। कल जो आपने बात की उसमें एक लाइन जो थी जो मेरी लाइफ में मैं टच कर पाई और मुझे लगा कि उससे मेरी लाइफ के काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो वो है कि जो वस्तु स्वयं में परिवर्तनशील है उसमें मैं स्थायित्व ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो वो मुझे समझ में आ गया और मतलब जैसे ही वो लाइन आपने बोली और काफ़ी सारी चीज़ें एकदम से दिमाग में क्लियर हो गई। और फिर दूसरा मुझे एक और अच्छा लगा कि कंपैरिजन करके हम हमारे पास जो है उसका भी आनंद नहीं ले पा रहे। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से टच कर गई और मुझे लगता है कि ये दो लाइन से तो मेरी लाइफ में आई थिंक ऑलमोस्ट क्लियरिटी आ गई है। और इसमें जो क्लैरिटी की बात ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो ये समझ में आ गया कि मेरी पहचान का आधार परिवर्तनशील चीजें होंगी या जो नहीं, जो शाश्वत है वो चीजें होंगी। पहचान तो मैं शाश्वत चाहता हूँ लेकिन आधार परिवर्तनशील नहीं। इसका मतलब आधार भी शाश्वत होना होगा। तो क्या आधार शाश्वत है? तो अभी ये कहा कि प्रकृति का नियम शाश्वत है। उस नियम की समझ ही खुशी है, सुख है, समाधान है। तो एक बात ये शिफ्ट आई। दूसरा ये हुआ कि देखो, इस बात पे ध्यान चला गया कि कल की पूरी चर्चा में कि अभी तक हम धन और पद को लक्ष्य माने हुए हैं। अब समझ में आया कि धन और पद की कोई औकात नहीं है कि वो हमारी जिंदगी में सुख की निरंतरता को दे सके, हमारे भाव और विचार की स्थिरता को दे सके, हमारे परिवार में जीने के स्वरूप को दे सके। हमारा जिंदा रहना भी नहीं होगा, जीना भी नहीं होगा। तो इससे ये समझ में आया कि धन और पद लक्ष्य नहीं है। मानव लक्ष्य के रूप में अपना लक्ष्य स्वीकार हो जाना, ये सभी समझदार हों, ये मेरे लिए जरूरी है। कल कौन बेटी मेरे घर में आएगी, कल मेरा बेटा किसी ऑफिस में जाएगा या मैं भी कहीं समाज में रहूँगा। तो मानव लक्ष्य मेरा लक्ष्य है, धन और पद मेरा लक्ष्य है। तो जिंदा रहने के धरातल पर धन और पद को हम अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकारे हुए हैं, मानव के रूप में पहचानते हैं, तो मानव लक्ष्य को स्वीकारते हैं। तो बेसिकली लक्ष्य और दिशा की जो बेरोजगारी है
जब हम धन और पद की बात करते हैं तो वो स्वयं में एब्सोल्यूट है कि कंपैरेटिव है? वो कंपैरेटिव है। इसका मतलब मेरा लक्ष्य हमेशा मेरे पास है कि किसी दूसरे को देख के बनता है? हमेशा किसी दूसरे को देख के बनता है। मैं हमेशा किसी दूसरे को कॉपी करके जी रहा हूँ, मेरी पूरी लाइफ कॉपी पेस्ट है, उसमें ओरिजिनलिटी कुछ भी नहीं है। जब तक कोई चीज ओरिजिनल नहीं होगी, ओरिजिनल मेरा होना है, ओरिजिनल मेरी खुशी है, ओरिजिनल नेचर का नियम है, तो जब तक मैं मानव लक्ष्य को नहीं पहचान पाता हूं तब तक मेरी जिंदगी कॉपी पेस्ट। तो हम लक्ष्य विहीन, दिशा विहीन लोग हैं। तो लक्ष्य विहीन, दिशा विहीन होके कभी खुशी कभी गम, आइसक्रीम खा के थोड़ा खुश हो गए, थोड़ा गाड़ी में घूम के खुश हो गए, इतनी खुशियां हमारे पास हैं बस। अच्छा लगता है लेकिन इसमें निरंतरता नहीं। जी बढ़िया। भैया एक क्वेश्चन था, जो आपने मानव लक्ष्य की बात की थी, तो उसमें अभी भी क्लियर नहीं हो रहा कि जो आपने कहा था कि मरने के टाइम हमें ये अफसोस ना रहे। मैं जिंदा रहने की नहीं बात करी, जीवन जीने की, लेकिन कुछ चीजें में लग रहा है कि हाँ हमने अच्छे से जिया है, लेकिन कुछ में समझ में नहीं आता। जिसको हमने अच्छे से जिया बोल रहे हैं वो केवल संवेदनशीलता है। हम किसी के लिए किसी को फ्री में पढ़ा पाए, किसी की आर्थिक ज़रूरत थी उसको मदद कर पाए, किसी की नौकरी लगवा दी, किसी का इलाज करवा दिया, मिट्टी हटाओ, गाय बचाओ, पॉलीथीन हटाओ, पेड़ लगाओ, ये जितना भी सारा कार्यक्रम है ये अंततः मानव के जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। ये बढ़िया है, खराब नहीं है, इसकी आवश्यकता है। ये मानव का मिनिमम श्रृंगार है। आचरण ही मानव का श्रृंगार है, आचरण ही मानव के लिए सुख है। तो ये संवेदनशीलता मिनिमम लेवल है, लेकिन संवेदनशीलता कुल मिला के दूसरे के शरीर को जिंदा रहने के लिए उपयोगी है और मुझको अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना अच्छा होने में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। मैंने किसी को हेल्प कर दिया, नौकरी लगवा दी, उसकी वजह से अब मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएंगे, ऐसा होने वाला है। मेरे अंदर भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता है, वो क्या खत्म हो जाएगी? तो ये जो भाव और विचार की दुनिया है, ये जो सॉल्यूशन की, समझण की, समाधान की दुनिया है, ये समझने से आता है, इसका और कोई रास्ता नहीं। तो इसका दरवाजा जैसे जैसे खुलेगा तब हमको समझ में आएगा कि हाँ वाकई में जीना किसको बोलते हैं। देखो ये तो समझ में आ गया ना कि रूप बल धन की कोई औकात नहीं है कि वो हमारे जीने में मददगार हो सके, उसकी वजह से हमारा जिंदा रहना प्रभावित हो सकता है। कल मैंने बहुत क्लियरली कहा है, शरीर का बीमार होना दुख का कारण हो सकता है, लेकिन शरीर का स्वस्थ होना का कारण नहीं हो सकता है। इसलिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर रहता है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता तो सारे पहलवान विजनरी हो जाते। पहलवानों के बारे में कुछ उल्टा ही कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, आदमी का मन स्वस्थ होता है तो क्या खाना है, कब खाना है, शरीर का क्या करना है, तो वो शरीर का सदुपयोग कर पाता है। मन शरीर को चलाता है, ये बात हमारे ध्यान में आती है। इसका मतलब ये हुआ, जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता है। तो धन की कमी दुख का कारण बन सकती है, लेकिन सारी धरती की सारी संपत्ति एक आदमी की जिंदगी में सुख को छू पाएगी ऐसी उसकी औकात नहीं है। ये जिस दिन पहचान में आ जाता है, जैसे आपको ये पहचान में आ गया कि परिवर्तनशील चीजों से स्थायित्व नहीं पाया जा सकता सम्मान का, तो एक बार को पूरी खिड़की खुल जाती है। एक लाइन में हमारी जिंदगी का 70-80% जो श्रम है, जिसको करके हम थक रहे हैं, जिसमें हमारा तन मन धन लगा पड़ा है, वो अचानक शांत हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर के लेवल पे काम करना, अपने भाव और विचार के लेवल पे काम करना से हमारी दुनिया इतनी आसान हो जाती है, इतनी मीनिंगफुल हो जाती है, इतनी प्रोडक्टिव हो जाती है कि हमेशा यही लगता है कि श्रम कम कर रहे हैं, रिजल्ट ज़्यादा है, फिजिकली भी और मानसिक रूप से भी। अब इसमें क्या लगता है बताओ, बोलने में क्या लगता है? कितनी मेहनत कर रहे हैं तो संसार में इतना ही करना है, अपने घर से 2 रोटी खानी है और अपने सुखी होना है, दूसरे को बता देना है यार कैसे सुखी होना, और क्या पहाड़ तोड़ना है, और क्या। कुछ मुश्किल नहीं है भाई, कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा है, हाथी स्ट्रगल नहीं कर रहा, शेर स्ट्रगल नहीं कर रहा, नीम आम
दुष्मानव को छोड़ के कोई भी एंटिटी स्ट्रगल नहीं कर रही है, सब अपने अपने स्वरूप के साथ है, अपने अपने आचरण के साथ है। कोई इकाई ऐसी नहीं मिलेगी जो पूरी नेचर को कंट्रीब्यूट नहीं करती है। एक मात्र मानव ऐसा मामला है जो खुद परेशान रहता है, अपने घर वालों को परेशान करता है, समाज को परेशान करता है, नेचर को परेशान करता है और लास्ट में हाय हाय करके मर जाता है। और हम आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं, कौन मानेगा? हमारे बच्चे, घर के बच्चे कहाँ मानने वाले हैं? हमको किसी आत्मा परमात्मा का पता है। हमारे आचरण देख के किसी को नहीं लगेगा कि हम किसी बहुत बड़ी ज्ञान परंपरा के वारिस हैं, इसको कौन मानने वाला है? हमारे आचरण ऐसे नहीं है। तो यहाँ धीरे धीरे एक एक बात पे हमारा ध्यान भी जाएगा और बहुत व्यावहारिक रूप में हम बात कर पाएंगे, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। जो हम रोजमर्रा में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, उसकी समीक्षा भी कर पाएंगे और आगे के रास्ते को भी तय कर पाएंगे। बढ़िया। हाँ जी, और बोलिए। गुड। सर नमस्कार, मैं हजारीमल बाना, बीकानेर, राजस्थान से। मैं एक शेयरिंग करना चाहता था कि मैंने पिछला शिविर किया था गढ़बोर में, तो वहाँ से ये बात सीखी थी कि गलती कोई जानबूझकर नहीं करता है। तो फिर हमारी स्कूल में एक घटना हुई, स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति बनाई हुई थी और उसका सिर यहाँ से तोड़ दिया। अगले दिन स्कूल में पूरा माहौल ख़राब था, टीचर सब मतलब चिल्ला रहे हैं बच्चों पे, उन बच्चों को लाए, पूरे दिन खड़ा रखा। लेकिन मैं उतना असहज महसूस नहीं किया जितना मैं पहले हर बात पे करता था। मैं प्रतिक्रिया उतनी रोक पाया जितना पहले न। हालांकि ये अभ्यास चल रहा है अभी, लेकिन वहाँ तक पहुँच पाया कि प्रतिक्रिया से मैं बच पाया। हालांकि प्रभावित हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना पहले होता था। तो ये भाई हर व्यक्ति जानबूझकर नहीं करता है, उसे ये रिफ्लेक्शन आया। देखो क्या फर्क पड़ गया। अभी कुछ भी घटना घटती है तो हमारा ध्यान दूसरे की गलतियों पे जाता है, दूसरे को ठीक करने की तरफ जाता है, दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त होती है, उसको निपटा देने का विचार आता है। अभी क्या हो गया? अभी कुछ भी घटना घटी तो मेरे भाव और विचार की स्थिति कैसी है, मैं कितना प्रभावित हुआ, मैं कितना उसमें समझण के साथ काम कर पाया। तो यहाँ ये समझ में आया कि सारी घटनाएं मेरी स्थिति को देखने का आईना है, मुझको देखने का आईना है कि मैं उसमें नेगेटिवली कितना प्रभावित हुआ। नंबर 1। हेलो हेलो। हाँ सर, कल का जो पूरा शिविर हुआ, कल का पूरा जो दिन था, उसमें से विसनगर, सॉरी, मैं देवल शर्मा अहमदाबाद से हूँ और मैं सेकेंडरी स्कूल में टीचर हूँ, मैथ साइंस टीचर हूँ। और मैं जब छोटी थी तब मुझे भी एक क्वेश्चन आता था, और यहाँ पर जितने भी बैठे हैं शायद आपको भी आया ही होगा, शायद नहीं पक्का आया ही होगा जब आप छोटे होंगे तब, कि क्यों ये किसने पढ़ाई लिखाई किसने बनाई और क्यों बनाई। और ये क्वेश्चन हर एक के दिमाग में आता है। आज मैं टीचर हूँ, 9th स्टैंडर्ड में जब बच्चा आता है तो कई सारे बच्चे मुझे भी ये बोलते हैं कि मैम बहुत बोर हो गए, क्या ये किसने पढ़ाई बनाई, जिसने बनाई ना उसको तो मतलब मैं ये कर दूँ वो कर दूँ। क्यों पढ़ना क्यों है? जब नहीं पढ़ना है तो भी माँ बाप पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ना है? तो कल मुझे इसका आंसर मिला कि पढ़ना क्यों है, कि एक था कि भाई समझण नहीं त्या शासन आवे, मीन्स कि समझ नहीं है वहाँ पर शासन आ जाता है। तो अगर सब लोग समझ जाते कि भाई पढ़ना इतना ज़रूरी है तो शासन लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पढ़ना क्यों है? क्योंकि हमारे में समझ नहीं है, इसीलिए हम पे थोपा गया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला। जब अगर कोई बच्चा पूछता है तो उसका आंसर ये आ सकता है कि हाँ भाई। हाँ देखो, इसका क्लियर आंसर ये है कि वर्तमान शिक्षा जिंदा रहने की शिक्षा है, जीने की शिक्षा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, वो जिंदा रहने की शिक्षा भी नहीं है, वो केवल मुंह चलाना और कलम चलाने की शिक्षा है। उसमें हाथ चलाने की योग्यता नहीं बनती है। हैंड्स ऑन कोई भी काम करना हमको नहीं आता है पूरी इंजीनियरिंग करने के बाद, बाकी की तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल साइंस फिर भी ठीक है, उनके कॉलेज के साथ में हॉस्पिटल होता है और उनको हैंड्स ऑन काफ़ी प्रैक्टिस करने का समय मिल जाता है। तो इस पूरी बात को देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सही मायने में हमारी शिक्षा जिंदा रहने के अर्थ में भी नहीं है। छोटे बच्चे को देखेंगे तो वो लगातार हमको कॉपी करना चाहता है। घर के जितने काम होते हैं, घर में जो कुछ भी किया जाता है, तो उसको हम धीरे धीरे ये कह रहे हैं कि हाथ से करने वाला कोई काम नहीं करो, बस तुम केवल साहब बनो। तो हमारे यहाँ ग्रेजुएशन का बड़ा मतलब शादी के लिए क्वालिफिकेशन है।
हाँ, ग्रेजुएशन से कुछ हमको समझ में आ जाता है ऐसा नहीं है। हम ग्रेजुएट नहीं करते हैं तो अनपढ़ कहलाते हैं, और अनपढ़ की शादी नहीं होती। इसलिए ग्रेजुएशन करना हमारे ज़रूरी है। 12वीं करने के बाद ग्रेजुएशन करके कुछ नया समझ में आ गया, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। तो इन सारी बातों को देखते हैं तो हमारा एजुकेशन जीने के स्वरूप में नहीं है, उसमें बहुत कुछ उपयोगी है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो होने की आवश्यकता है और नहीं है, और बहुत कुछ ऐसा है जिसकी उपयोगिता भी नहीं है। तो यदि सारी बात हमको समझ में आएगी, एज ए टीचर, एज ए मैनेजमेंट हमको समझ में आएगी, तो बहुत सारी चीज़ों को हम पॉजिटिवली हैंडल कर पाएंगे। देखिए क्लास, अब तो बोर्ड में जो है 12th बोर्ड के नीचे बोर्ड नहीं है, अब जो NEP आ गया है सर, अभी NEP टोटली निकला नहीं है। NEP में बोर्ड 12वीं में है। नहीं, हाँ NEP में बोर्ड 12वीं में है। NEP इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ, लेकिन बोर्ड 12वीं में है NEP में। हाँ NEP में यदि डायरेक्ट 1-2 साल में हो जाएगा, हो जाएगा, तो 1-2 साल में हो जाएगा तो बोर्ड 12वीं में आ गया। हाँ ठीक हो गया। अब स्कूल को ये लिबर्टी है, सारे CBS सारे बोर्ड्स में मिनिमम लर्निंग स्टैंडर्ड्स हैं। क्लास 1 में बच्चे को क्या आना चाहिए ये है, क्लास 2 में, 3rd में, 4th में, 6th में, 8th में, तो मिनिमम लर्निंग स्टैंडर्ड सेट है। अब कंटेंट आप क्या पढ़ाओगे ये आपकी मौज है। यदि टीचर को ये अधिकार है, मैनेजमेंट को ये अधिकार है कि हम अपने बच्चों को क्या दें, तो जो गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है मिनिमम लर्निंग स्टैंडर्ड्स का, उसको पूरा किया ही जा सकता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का तरीका और कंटेंट को पूरी तरह से बदला जा सकता है। 5th क्लास तक का हमने पूरी तरह से बदल दिया है, प्री प्राइमरी से लेके 5th क्लास तक का। उसके आगे के लिए टीम काम कर रही है, और जैसी हमारी स्थिति है काम कर रहे हैं, मिलके काम करेंगे और जल्दी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में ये जो बोर्ड के झंझट के कारण झंझट हो रहा है, इससे भी बचने की पूरी जगह आ गई। एक स्कूल ये तो आ गया कि प्राइमरी स्कूल तक एजुकेशन मातृभाषा में देना है, ये भी काफ़ी पॉजिटिव हो गया। तो ये जो ज़बरदस्ती हम इंग्लिश का लोड लेके चल रहे हैं, इससे कुछ होता नहीं है ना। ना इंग्लिश पढ़ाने वाले को इंग्लिश आती है, ना इंग्लिश सुनने वाले को इंग्लिश आती है। जो कॉन्फिडेंस उसका रहता है अपनी मातृभाषा में बोलने सुनने का, और अपने विचारों को एक्सप्रेशन देने का, अपनी बात को कह पाने का, वो भी कॉन्फिडेंस उसका लूज हो जाता है। तो ये बहुत कुछ मतलब स्पेस काफ़ी बन गया है। उस स्पेस को यूटिलाइज करने की योग्यता हमारी नहीं होगी तो फिर कुछ और खराब होगा। नो डिटेंशन पॉलिसी कि बच्चे को 8th क्लास तक फेल नहीं करना है, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ थी। यदि स्कूल के पास बच्चों को सही अर्थों में भय से पढ़ाने की बजाय मोटिवेशन से पढ़ाया जा सके, लेकिन स्कूल के पास और टीचर्स के पास यदि अपनी कोई क्लैरिटी कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो तो भय से ही पढ़ाते थे, बच्चे भय से पढ़ते थे। अब भय हट गया तो देश नो डिटेंशन पॉलिसी के कारण 10 साल पीछे चला गया। तो जो पॉलिसी कुछ अच्छा कहीं से कॉपी पेस्ट मार देते हैं, जहां से कॉपी पेस्ट मारा था वहां मोटिवेशन लेवल बहुत हाई था, तो उनको पढ़ने और पढ़ाने के लिए भयभीत करने की जरूरत नहीं थी। हमारे यहाँ मोटिवेशन लेवल उतना हाई है नहीं, और जो भय था, जो भय से मोटिवेट हो रहे थे, वो हटा दिया। तो उसके बाद ना पढ़ने वाले को भय है, ना पढ़ाने वाले को भय है, मोटिवेशन है नहीं, तो धोबी का हो गया ना घर का ना घाट का। जी बढ़िया, तो रास्ते निकल आएंगे। हाँ जी, हो गई बात। माइक। हाँ एक्चुअली सर 2024-25 में हमारे गुजरात सरकार जो है वो पूरा सिलेबस चेंज कर रही है, 1st to लेकर 12th तक का। और उसमें जो आपने कल बताया था ना, वो कॉन्सेप्ट को ध्यान में दो रही है कि जिससे मोरल स्टडी बच्चे पढ़ पाए। मोरल स्टडीज कि ह्यूमैनिटी है, या इंसान को इंसान की तरह, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट ला रही है नया। ऐसा कुछ हमारी मीटिंग में अभी पता चला था, डाइट की मीटिंग में। तो आपने जो कल बताया ना, तो यहाँ पर आकर हम मुझे मतलब पर्सनली मैं एक टीचर हूँ, तो मुझे बहुत सारे आइडियाज़ मिले कि आज जाके डाइट में जहाँ हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर जाकर ये एक सजेशन दे सकते हैं कि हम अगर हमारे बच्चों को इस तरह का कुछ सब्जेक्ट या इस तरह का कुछ मॉरल दे पाए तो समाज में काफ़ी कुछ उत्थान आ सकता है। बहुत बढ़िया। स्कूल एजुकेशन एक सही जगह है काम करने की। हायर एजुकेशन में ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेशर और जॉब का प्रेशर और इतनी सारी मनमानी का प्रेशर, एक अलग तरह का माहौल बन जाता है। स्कूल एजुकेशन में 15 साल बच्चे के पास,
15 साल है जहाँ कोई प्रेशर किसी तरह का नहीं है, टीचर्स के पास भी उतना नहीं है, वहाँ काफ़ी सारा स्पेस, तो काम करने का सही स्पेस स्कूल एजुकेशन, ये ठीक लगता है। हाँ जी बोलिए। जी नमस्कार भैया। मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, 26 साल हो गए। तो मेरे यहाँ टीचर भी आते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, और मैं हर साल सर्वे करता हूँ, बच्चों को पूछता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी अ टीचर। सर 300 में से एक बच्चा हार्डली बोलता है कि मैं बनना चाहता हूँ। तो अभी जो टीचर है वो कौन है जिनको, कोई बात हाँ टीचर नहीं बनना वही तो टीचर है। और ज़्यादातर प्राइमरी मतलब जहाँ बेज है, हम बोलते हैं ना कि बेज पक्का हो तभी इमारत मजबूत बनती है। तो जो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादातर, और वहाँ जो टीचर्स है ज़्यादातर फीमेल, तो वो कैसे है कि जैसे दिरानी जेठानी, मैंने सुना है, ये बताता हूँ, बोले क्यों टीचर बने कि यार घर पे काम नहीं करना पड़े, एक स्टेटस रहे। तो अल्टीमेट गोल जो प्राइमरी, जो जहाँ जो बीज बोया जाता है ना, वहाँ ही वो कमी है। अब अगर वो कमी गवर्नमेंट या हम मिलजुल के नहीं पूरी करेंगे तो फिर पॉलिसी कितने भी क्यों ना हो, वो तो नई बोतल पे वो पुरानी, वही तो बात हुई। तो जरूरत वहाँ है। थैंक यू, धन्यवाद जी। माइक इधर एक माइक है। हाँ भैया, मुझे कल के सेशन में 2-3 चीज ध्यान में आई। एक भाव और विचार सभी एक हो सकते हैं। उसका मेरे हिसाब से जो समझने का ट्राई किया और मैं इसे समझ रहा हूँ, जैसे कि भाव और विचार को एक सॉफ्टवेयर है, तो उसका थोड़ा मटेरियलिस्टिक सा कंपेयर करते हैं, विंडोज 8 यहाँ पे भी चलता है और कहीं पे भी चलाओ वो चलता है। और संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो भाव और विचार एक ही, माँ और बेटे का भाव विचार एक ही रहता है। वो थोड़ा मुझे कल समझ में आया। उसकी के लिए अपन भी हम लोग वही बात कर रहे थे कि भाव और विचार एक ही हो सकते हैं, क्योंकि जिंदा रहता है तो भाव और विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, यही समझने का है कि शरीर के धरातल पर हमारे भाव और विचार अलग अलग हैं, अलग अलग रहेंगे, इसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। मैंने नीला शर्ट पहना, आपने काला पहना, किसी ने पीला पहना, इसमें क्या कंफ्लिक्ट है? आपने नाश्ते में पोहा खाया, किसी ने जलेबी खाया, इसमें क्या कंफ्लिक्ट है? आपकी गाड़ी का कलर लाल है, मेरी का ब्लैक है, इसमें क्या कंफ्लिक्ट है? आपके घर 2 BHK है, मेरा 3 BHK है, इसमें क्या कंफ्लिक्ट है? इसका मतलब ये हुआ कि शरीर के धरातल पर जब मेरा भाव और विचार काम करेगा, ये अलग अलग ही रहेगा, लेकिन इसमें आपस में कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि शरीर अलग अलग है, उसके पैरामीटर अलग अलग हैं। कोई भी बॉडी का फुल टेस्ट कराएंगे, कोई भी पैरामीटर किसी भी 2 लोगों के सेम नहीं आएंगे। ठीक हो गया? तो यहाँ से ये पता चला, लेकिन जीने की दुनिया हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए दूसरा प्लेनेट भी मिलेगा तो भी जीने की दुनिया एक है। क्योंकि जीने की दुनिया कैसी है? सभी सुखी होना चाहते हैं, सभी अपने परिवार में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होना चाहते हैं। तो कल के दिन में हमने मानव की पूर्णता को पहचाना। पूर्णता का मतलब है जो कम अधिक से मुक्त होता है और हमेशा शाश्वत होता है। तो इसका मतलब है मानव की पूर्णता, हमेशा खुश रहना है, इसमें ना कुछ जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। परिवार की पूर्णता समाधान और समृद्धि है, शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होना है, ना इसमें कुछ जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। समाज की पूर्णता भय से मुक्त होना है, ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। प्रकृति की पूर्णता संतुलन का बने रहना है, ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। जब हम किसी चीज को पूर्ण अर्थ में पहचानते हैं, पूर्णता के अर्थ में पहचानते हैं, इसका मतलब है वो शाश्वत है, निरंतर है, वो सबके लिए एक है। जो चीज सबके लिए एक है, महिलाएं ज्यादा सम्मान चाहती हैं कि पुरुष ज्यादा सम्मान चाहते हैं? पुरुष समझण के साथ जीना चाहते हैं कि महिलाएं समझण के साथ? पुरुष पहले समझेंगे कि महिलाएं पहले समझेंगे? इसमें कोई अंतर नहीं है। तो जीने की दुनिया का भाव और विचार हम सबके लिए एक है। जिंदा रहने की दुनिया का भाव और विचार हम सबका अलग अलग है, लेकिन उसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, वो आपस में पूरक है। ऐसा। और
दूसरा एक ध्यान में ऐसा आया कि सही एक ही हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही मतलब नियम, नियम एक हो सकता है, नियम सबके लिए एक ही होता है। चलिए एक और मेरे को लगता है जब यहाँ बात हो ही रही है तो थोड़ी सी और हो जाए। पाप पुण्य, सही गलत, उचित अनुचित, इसको कैसे तय करेंगे? अब तक हमारी प्रॉब्लम क्या है? अभी हमारी प्रॉब्लम यह है कि चलेगी किसकी। तो सास बहू का झगड़ा किस बात का है? चलेगी किसकी। और बेटा और बाप का झगड़ा किस बात का है? चलेगी किसकी। और सरकारों में झगड़ा किस बात का है? स्कूल में झगड़ा किस बात का है? और मेरे अंतर्मन में झगड़ा किस बात का है? मेरा एक मन ये कहता है, दूसरा मन ये कहता है, दिल ये कहता है, दिमाग ये कहता है, सही है कि नहीं है, करूं कि नहीं करूं। तो वही झगड़ा मेरे भीतर भी है, वही झगड़ा घर में भी है, वही झगड़ा संसार में भी है। सार बात इतनी है कि हमारे पास सही गलत का कोई सार्वभौम मापदंड नहीं है, सही गलत का कोई ऐसा आधार जो सबके लिए एक है और वो हमेशा शाश्वत है, बना ही रहता है। अभी मुझको लगता है मैं ठीक हूँ, आपको लगता है आप ठीक हो, आप अपना तर्क देते हो, मैं अपना तर्क देता हूँ, मैं आपकी नहीं मानता, आप मेरी नहीं मानते, मैं आपको सुधारना चाहता हूँ, आप मेरे को सुधारना चाहते हो, कुल मिला के घर बिगड़ जाता है। तो अब बताओ, पाप पुण्य, सही गलत, उचित अनुचित का मापदंड सभी के लिए क्या होगा और क्यों ये इतना कन्फ्लिक्ट में है? अभी की दुनिया में ये इतना फंसा हुआ क्यों है? कल दिन भर की जितनी चर्चा हुई, क्या उससे आपकी ये क्लैरिटी बनती है कि इससे निकला जा सकता है? पाप पुण्य, उचित अनुचित, सही गलत का मापदंड क्या होगा? जी। पाप, वो हम अंदर से मतलब अपने आप ही डिसाइड करते हैं कि मैं कुछ गलत कर रही आप हूँ। अपना डिसाइड कर लो, मैं अपना डिसाइड कर लूंगा, मेरा बिल्कुल, आपका मैच नहीं बिल्कुल। करेगा, फिर मैच हाँ। नहीं करेगा ना। नहीं ही करेगा, पर पाप का मापदंड जो आपका सही है मेरे को लगेगा यही पाप है। जैसे जिसने विवेकानंद की गर्दन उड़ाई, उसने यही सोच के उड़ाई कि मैं पुण्य कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कुत्ता अगर कोई कबूतर को खा रहा है तो हमको ये पाप कर रहा है, पर हाँ। एक्चुअली वो पाप नहीं कर रहा पाप होता नहीं है। कर रहा है, तो फिर किसको सही बोलें, किसको गलत बोलें? वो हमारे मन पे होता है सर। आपका मन और सबका मन तो एक जैसा नहीं काम करने वाला नहीं है। मतलब सब लोग अलग अलग पाप करेंगे या अलग अलग पुण्य करेंगे। तो पुण्य झगड़ा जारी रहेगा, किसी को झगड़ा किसी रहेगा। का पाप किसी के लिए पुण्य है, किसी ये का पुण्य just- किसी के लिए पाप है। बिल्कुल बिल्कुल। पर अगर तुम जब पाप कर रहे हो तो तुम्हारा मन तुमको बोलेगा ये सही नहीं कर रहे हो। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। मैं तो कल बताया, वो शादी कर लिया, वो कहता है मैं रिलेशनशिप में बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सर का शादी सम्मान करना करता पाप हूँ। नहीं है ना। नहीं, और महीने में 4 गर्लफ्रेंड और लेके आता है वाइफ के सामने। अब उसको लगता है मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ। पर हाँ, वो उसको तो वही ठीक ही लगेगा। हाँ। पर जब तुम कुछ गलत कर रहे हो ना मैं तो कर तुम्हारा नहीं मन रहा- बोलेगा ही मैं कर बोलेगा। ही नहीं रहा हूँ, मेरे को गलत कहाँ से लगेगा? मैं ठीक ही कर रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसे कैसे? सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। यदि मैं मान रहा हूँ कि ये भी एक जीवन शैली है और ये सही जीवन शैली है, तो मुझको वो गलत नहीं लगेगा जो आपको गलत लग सकता है। हाँ तो हो सकता है कि वो आपके लिए पाप नहीं है। इसका मतलब सही गलत का मापदंड सबके लिए एक नहीं हो सकता है। इसका मतलब लड़ाई जारी रहेगी। नहीं, ये लड़ाई की बात नहीं है। जैसे आपने बोला कि पाप किसको बोलेंगे, वो उसकी मैं डेफिनेशन दे रही हूँ। आया कि नहीं? भी मान लो मैं पत्नी हूँ, आप पति हो, मेरी मान्यता है कि एक पति पत्नी आजीवन पवित्रता के साथ जिए, ये मेरी मान्यता है। आपकी मान्यता है कि शादी हो गई तो क्या हुआ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो मेरी अपनी है। तो मैं शादी होने के बावजूद 4 जगह रिलेशन रख ही सकता हूँ और ये भी मानव की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यदि 2 लोग एक छत के नीचे ऐसे रहते हैं तो यदि आपस में ठीक से जिएंगे कि आर पार होएगा, जबकि दोनों अपनी अपनी मान्यता के अनुसार हैं। तो जब तक हम मान्यताओं के अनुसार जिएंगे, कंडीशनिंग के अनुसार जिएंगे, तब तक सही गलत सबका एक होगा कि अपना अपना होगा। और सही गलत अपना अपना होगा तो हम साथ में जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे? तो इसलिए सॉल्यूशन नहीं निकला। बोलिए, कल दिन भर की चर्चा में क्या ऐसा मिला जिसके आधार पे आपको ये ध्यान में आ जाए कि सही गलत, उचित अनुचित, पाप पुण्य सबके लिए एक है और आप चाह के भी उसको खिसका नहीं सकते हो? जी। कल की बात से ये समझ में आ रहा है कि ये जो हम पाप पुण्य
जो भी बोलते हैं, पाप पुण्य बोलते हैं, जो भी है वो अपनी पूर्व भूमिका के हिसाब से एक सोच से चलते हैं, मतलब उस पे अपनी समझ की क्लैरिटी नहीं है, और समझ की क्लैरिटी नहीं है तो मुझे कल वही है अपना उसके अंदर थोड़ा अभाव है, पाप को समझने का अभाव है, तो उसकी वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं। जब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन समझ की क्लैरिटी। क्या क्या क्लैरिटी? तो जनरल बात। हाँ जी सर, वो हमारे ध्यान में आया कि सभी मनुष्यों का लक्ष्य एक है, हाँ। और अपन वहां जाते हैं तो इन समस्या का समाधान तक पहुंच सकते हैं। मानव लक्ष्य सबके लिए एक है। हाँ डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? संज्ञानशीलता, हाँ संज्ञानशीलता वहां का पर मतलब मानव लक्ष्य। यस। मानव लक्ष्य जिंदा रहने के धरातल पर हम अलग अलग हैं। हेलो। वहां पे हमारी मान्यताएं अलग अलग ही रहेंगी, इसलिए वहां पे हमारा सही गलत अलग अलग ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे झगड़ा जारी ही रहेगा। तो यदि हम जीने की जगह में पहुंच गए तो जीने की जगह क्या है? हम सबके लिए सारे मानव खुश रहना चाहते हैं, परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त होना चाहता है, समाज भय से मुक्त होना चाहता है, प्रकृति में संतुलन बना रहे ताकि हम सब जिंदा रह सकें। ये धरती के सारे लोगों के लिए एक है कि अलग अलग है? कोई व्यक्ति इसमें से कुछ ना चाहे ऐसा हो सकता है क्या? है ना? तो ये समझ में आया कि यदि हम इस जगह में पहुंच जाते हैं तो अब पाप क्या है? तो मानव लक्ष्य के विपरीत है, इसका नाम पाप है। जो मानव लक्ष्य के अनुकूल है इसका नाम पुण्य है, जो मानव लक्ष्य के अनुरूप है इसका नाम उचित है, जो मानव लक्ष्य के अनुरूप है इसका नाम सही है, जो इससे विपरीत है वो गलत है, पाप है, अमानवीय है, अव्यवस्था है, ये सबके लिए निकल के आ जाता है। इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है आप उसमें कोई हस्तक्षेप कर पाए। मानव की हैसियत नहीं है कि वो मानव लक्ष्य को नकार पाए, जिंदगी को नकार पाए, क्योंकि हर मानव किसी परिवार में पैदा होता है, परिवार किसी समाज का हिस्सा है, और जिंदा रहने के लिए प्रकृति की आवश्यकता है। तो मानव लक्ष्य हम सभी का, जिस तरह से शरीर के जिंदा रहने के लिए रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता है, उसी तरह से हमारे जीने के लिए मानव लक्ष्य की आवश्यकता है। धरती के सभी मानव के लिए ये आपके पैदा होने के पहले से तय है, ये भी बाय नेचर है। कल क्या बोला? सभी मानव सुखी होना चाहते हैं, ऐसा आपने मिलके तय किया है कि ये बाय नेचर है? बाय नेचर है। यदि मानव की मूल चाहत, मानव की सुखी होने की चाहत बाय नेचर है, इसका मतलब है उसका तरीका भी बाय नेचर है। वो पहले से ही तय है कि अब ये आपकी चाहत है, ये आपके सुखी होने का तरीका है, उस पे चल के हम सभी सुखी हो सकते हैं। तो मानव लक्ष्य के अनुरूप जीना, मानव लक्ष्य के अनुरूप सोचना, बोलना, करना, यही सब उचित है, पुण्य है, मानवीय है, व्यवस्थित है। इसके विपरीत जो कुछ भी है अमानवीय है, गलत है, पाप है, अनुचित है। हमने कहा कि जैसा अब अभी हम जिंदा रहने को जीना मान रहे हैं, शरीर को सब कुछ मान रहे हैं, तो हमारे लिए जो मानसिकता बनती है वो शरीर से सुखी होने की बनती है। तो शरीर से सुखी होने का मतलब है इंद्रियों को भोग के सुखी होना है, उसके लिए पैसे की जरूरत है, और साधनों को भोगना है, उसके लिए जीवन शैली की जरूरत है। ऐसे आदमी का प्रायोरिटी क्या होगा? ऐसे आदमी की प्रायोरिटी संबंध होगा कि साधन होगा? है ना? वो साधन के लिए संबंध को इस्तेमाल करेगा कि संबंध के लिए साधन को इस्तेमाल करेगा? दिवाली में तय हो जाता है कौन आपका संबंधी है, किसकी गिफ्ट का साइज कितना बड़ा रहता है। दिल्ली में दिवाली गिफ्ट में डब्बे में गोल्ड और तमाम चीजें डब्बे में रख के जाती। जब अधिकारियों को, कौन कौन अधिकारी आपका काम निकालेगा, कहाँ कहाँ से आपको पैसा मिलेगा, तो कोई कोई का तो डब्बा जो पुराना, उसी का डब्बा उसी को वापस पहुंच जाता है। तो इसका मतलब है हम संबंध को साधन, जितना भी ये क्या बोलते हैं, चेन मार्केटिंग, क्या बोलते हैं वो, नेटवर्क मार्केटिंग, सारा नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है? जितने आदमी आपके, जितने आपके संबंधी हैं सबको यूज करके पैसा बना लो। तो सारा इतना ही मतलब हुआ, हम संबंध को यूज करके पैसा बनाना चाहते हैं। हमारे लिए संबंध पैसा बनाने का जरिया है, संबंध जीने की जगह नहीं है। संबंध कुछ देने की, संबंध की परिभाषा क्या है
जहां हम केवल देने का सोचते हैं उसका नाम संबंध है। जहां हम केवल लेने का सोचते हैं इसका नाम शोषण है। जहां लेन देन को बराबर करते हैं इसका नाम व्यापार है। जहां लेन देन को बराबरी से करना चाहते हैं इसका नाम व्यापार है। जहां केवल देना ही देना चाहते हैं, लेने का सोचते ही नहीं है। अपने बच्चों के साथ हम कैसा जीते हैं, उनको क्या दे दें ऐसा ही सोचते हैं। तो जिसके साथ हम सही अर्थों में संबंध महसूस करते हैं तो उसको क्या दे दें, दे के ही खुश होते हैं। और जिसके साथ संबंध नहीं है और हमारी मानसिकता ठीक नहीं है, उससे क्या पालें, हमेशा मेरे को क्या मिलेगा, इतना ही सोचते हैं। तो वर्तमान शिक्षा ने हमको एक मानसिक गरीबी दिया है करियर के नाम पे। बस 24 घंटे एक ही निगाह है कि मेरे को क्या मिलेगा। तो मानसिक रूप से काफी गरीब हुए हैं। मैं क्या देने के लायक हो जाऊं, ये कोई आगे की बात है। ऐसी बात। हाँ जी, बढ़िया भैया एक चीज इधर, भैया हाँ जी, एक चीज थोड़ा समझना था निरंतरता के बारे में। हाँ क्या? नहीं मतलब कंटिन्यूटी, इंग्लिश में उसको कंटिन्यूटी बोलते हैं, पर निरंतरता को थोड़ा समझना था। मतलब जैसे हम विश्वास रुक रुक के चाहते हैं कि विश्वास की निरंतरता चाहते हैं। हम सम्मान रुक रुक के चाहते हैं कि सम्मान की निरंतरता चाहते हैं। निरंतरता मतलब जो हमेशा बना रहे। हम हमेशा समाधान के साथ जीना चाहते हैं कि बीच बीच में समस्याओं के साथ जीना चाहते हैं। चाहत के रूप में देखेंगे तो हमेशा सम्मान की निरंतरता बनी रहे, विश्वास की निरंतरता बनी रहे, समझण की निरंतरता बनी रहे। हम भय के साथ जीना चाहते हैं कि भय मुक्ति की निरंतरता बनी रहे। हम अभाव के साथ जीना चाहते हैं कि अभाव से मुक्ति की निरंतरता बनी रहे। हो गया? हाँ जी, पीछे वालों साथ चल रहे हैं सब? हाँ जी, माइक दीजिए बीच में एक। कितने लोग ये कह सकते हैं कि हम साथ साथ चल रहे हैं, है ना? मेरे मन में कभी कभी आ जाता है कि गुजराती हिंदी का कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है। कोई भी आपको बात ऐसी लगती है कि जो कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, और चाहे ऐसा नहीं है कि हिंदी वालों को हिंदी समझ में आ जाती है, दर्शन की भाषा है, थोड़ी सी उसकी शब्दावली अलग होती है, तो कहीं आपको लगता है तो आप संकोच ना करें, बता दें जी। ब्रजेश पटेल मेहसाणा। भाव क्या है? लागणी है, संवेदना है, भाव शब्द है, वो क्या है? आप बोलो, माइक दो। बेसिकली अगर जीवन विद्या के कंटेक्स्ट में बात करें तो भाव मीन्स भाव की स्वीकृति। बेसिकली हम जैसे है वैसे व्यक्त हो और उसको वैसे स्वीकार है, वो भाव है। मतलब कोई भी चीज हम भाव को हम लागणी से सोचते हैं, बट जो चीज जैसी है या जैसा सोचता है या जैसा उसका स्वरूप है उसको वैसा स्वीकार ले, वो भाव है बेसिकली। मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। देखो, शरीर के धरातल पे जब हम एक दूसरे को शरीर मानते हैं तो मेरे को लगता है इसका नाम लागणी है, ऐसा बोल सकते हैं। अभी जिसको हम लागणी शब्द यूज करते हैं गुजराती में, लागणी मतलब आपस में प्यार, आपस में प्यार, परफेक्ट। तो अभी जो आपस का प्यार है वो एक दूसरे को शरीर मान के है। एक माँ से पैदा हुआ एक बच्चा, माँ को कोई शंका नहीं है मेरे शरीर का हिस्सा है, माँ बाप को कोई शंका नहीं है कि ये हमसे पैदा हुआ है। इसी तरह से फिर सारे रिश्ते हमारे ऐसे ही बने हुए हैं। मामा का मतलब क्या, चाचा का मतलब क्या, ताया का मतलब क्या। तो अभी हमारे सारे रिश्ते खून के रिश्तों से परिभाषित होते हैं, और खून के रिश्तों के बाद जो हमारे मित्र हैं वो भी भौतिक साधनों के अर्थ में, मनोरंजन के अर्थ में, साथ मिलके चिल करने के अर्थ में, भौतिक सुख के अर्थ में ही परिभाषित हो रहे हैं। तो हमारे सारे रिश्ते अभी शरीर को केंद्र मान के है, जिंदा रहने के धरातल पर है। इसमें चूंकि हमारा जो भाव है, जो भैया ने कहा, वो हमारा भाव ही परिवर्तनशील है। हमारा भाव क्या है? शरीर है। शरीर ही परिवर्तनशील है, इसलिए भाव भी परिवर्तनशील है। तो अभी हमारी लागणी जो है उसमें निरंतरता नहीं है। संवेदना और लागणी में क्या अंतर है? गुजराती में जब संवेदना और लागणी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं
दो शब्द यूज कर रहे हैं, ये पर्यायवाची है कि अलग अलग? ये एक ही शब्द है कि दो शब्द है? दो है। इमोशन एंड फीलिंग, इमोशन एंड फीलिंग तो सिनोनिम्स ही है, सिनोनिम्स ही है सर। ज्यादा अंतर नहीं। तो अब क्या बोला? तो जिंदा रहने के धरातल पर जो भाव है, वो जो लागणी है, वो परिवर्तनशील है। यही हमारी समस्या है। आधा घंटे पहले प्यार आता है, आधा घंटे बाद उसे आर पार हो जाती है। तो हम उसमें निरंतरता चाहते हैं। तो जब हम मानव को पूरा पहचान लेंगे, मानव की पूरी समझ आ जाएगी, तो हमारे भाव की निरंतरता हो जाएगी। इसका नाम मूल्य है, या इसका नाम सही भाव है, निरंतर भाव। तो ऐसा दो भाग में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बेसिकली सर उसमें और एक ही आगे चीज की, हम खुश रहना चाहते हैं। कोई भी आदमी जब जीने की धरातल पे बात करे तो खुश रहना चाहते हैं, तो कोई भी ईच इंडिविजुअल अगर हर लोग अगर खुश रहना चाहते हैं, तो हम वो स्वीकार पाएंगे कि वो खुश रहना चाहता है, इसलिए वो चीज किया है। तो वो अगर स्वीकृति आ गई वो भाव की, तो हमारा भाव, हाँ, रिएक्शन नहीं आएंगे। तो वो निरंतर की बात करें तो वही है कि भाई अगर वो भाव की स्वीकृति होनी चाहिए। दोनों तरफ फिर इसको और बोल दो। स्वयं को शरीर मान के जो भाव है, वो जब मैं शरीर से सुखी होता हूं, इस भाव का नाम लागणी है। जब मैं ज्ञान से सुखी होता हूं, नियम की समझ से सुखी होता हूं, तो लागणी निरंतर हो जाता है, लागणी हमेशा के लिए बना रहता है। तो ज्ञान से सुखी होना कि शरीर से सुखी? जैसे हम हॉल में बैठ के बात करते हैं, तो यहाँ हम कोई इंद्रियों वाला कोई काम कर रहे, खाने का, पीने का, बैठना भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है दिन भर, है ना, सीधी कमर से बैठना, ऐसी हमारी आदत नहीं रह गई आजकल। तो इसका मतलब है ये हम ज्ञान से सुखी हो रहे हैं। जो ज्ञान से सुखी होना है, ये लागणी इसमें फिर हमेशा बना रहेगा, क्योंकि भाव जो है, ज्ञान तो निरंतर है, नियम तो निरंतर है, इसलिए भाव भी निरंतर। ऐसा बढ़िया, गुड। आगे चले, चलिए। हाँ बेटा, एक प्रश्न है कहाँ है आप? यहाँ कि भाव और लागणी में डिफरेंस क्या है? यदि अभी बोलेंगे तो भाव और लागणी एक ही बात है। तो एक भाव और लागणी हो गया जब मैं स्वयं को शरीर मान के करता हूं। भूख लगी थी, उसके पहले खाने के प्रति भाव कैसा था? किसी को रोटी नहीं मिले तो एक वक्त की रोटी के लिए पूरी संपत्ति नाम लिखवा दो तो भी लिख देगा। इतना भूख इतनी बड़ी चीज हो सकती है। और खाने के बाद वही खाना कैसी चीज है, उसको देखने का मन ना करे, ऐसा भी है। तो खाने के पहले खाने के प्रति भाव कैसा था? बहुत ऊंचा। अब पेट भर गया, अब उसी खाने के प्रति भाव कैसा है? अब कोई भाव नहीं। ये भाव की परिवर्तनशीलता है। तो शरीर के धरातल पर जब हमको कोई चीज की आवश्यकता लगती है, उस समय वो बहुत महत्वपूर्ण लगता है। उसके बाद उस चीज की आवश्यकता नहीं लगती है तो वो महत्वपूर्ण उसका खत्म हो जाता है। यही भाव कम ज्यादा होना है। जब हम ज्ञान के धरातल पे जाते हैं तो वहां समझ में आता है कि नियम हमेशा बना ही रहता है, और नियम की समझ मुझ में बनी ही रहती है। तो ये भाव हमेशा बना ही रहता है, ये बदलता नहीं है। बस यही दोनों में अंतर है। तो एक भाव वो है जो निरंतर नहीं है, एक भाव वो है जो निरंतर है। भाव और विचार के सही होने का क्या अर्थ है? भाव और विचार के सही होने का अर्थ है कि मेरा भाव और विचार, भाव मतलब भव, भव मतलब प्रकृति में जो चीज जैसी है, नियम जैसा है, शरीर जैसा है, मानव जैसा है, उसके जीने का स्वरूप जैसा है, नेचर में जैसा है, वो समझ में आ जाए, इसका नाम भाव और विचार का सही होना है। मैंने जैसा मान लिया है, मैंने मान लिया है मेरा शरीर हमेशा 18 साल का बना रहेगा, ऐसा मैंने मान लिया है। मेरे मानने से नेचर बदलने वाला नहीं है। तो मैं नेचर का विरोध करते रहता हूँ, कितने भी डेंटिंग पेंटिंग करूँ, पता चल ही जाता है कि उम्र दराज आती है। तो ये रुकने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब मैं नेचर के नियम के अनुरूप जीता हूँ, ये सही भाव और विचार है। जब मैं नेचर के नियम के विपरीत जीता हूँ, यही भाव और विचार में गड़बड़ी। बढ़िया, ठीक चल पा रहे? गुड, आगे बढ़े।
हेलो हेलो भैया जी, मेरे से कोई गलती हो जाती है, कोई इंसान के तरफ से, मेरे परिवार में से मुझसे कोई गलती हो जाती है तो सामने वाला दुखी हो जाता है कि ये उसने ये किया है क्या। तो बाद में मेरे को मेरी गलती समझ में आ जाती है कि मैं गलत हूँ, और उसके बाद मैं इसके सॉरी की माफी मांग लेता तो वो पूरा हो जाता है कि ये बात उस समय के लिए कभी कभी पूरा हो जाता है, लेकिन वो तो गलती फिर होने वाली है। सारी जिंदगी सॉरी बोलते बोलते ही बुढ़ा गए। नहीं ऐसा तो नहीं, यदि गलती ठीक नहीं किया, इसका मतलब है कि हमको जीने की समझ आ जाएगी। हम गलतियों के साथ जीना चाहते हैं कि गलतियों से मुक्त होना चाहते हैं। गलती ठीक हो गई तो वो हो गया ना, हमसे हो ही ना। हाँ वो तो गलती वो तो ही क्या, हो हाँ ही ना, हम उस स्थिति में पहुंच जाएं। हाँ हाँ। उससे कम में गलती होती है तो दूसरे के साथ बैठ के बातचीत कर लें, वही ठीक है। इंसान से तो गलती तो वो थोड़ी बहुत तो होती जाती है। ऐसा नहीं है, जब तक हम ये मानते रहते हैं तब तक हम अपनी गलती को जस्टिफाई करते हैं, सही ठहराते हैं। इसका मतलब है कि सीधा क्वेश्चन पूछा जाए, इंसान गलतियों के साथ जीना चाहता है कि इंसान गलतियों से मुक्त होना चाहता है? इंसान है तो गलती तो होगी। ऐसी सब बातें हमको पढ़ाई गई ना। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछता है उसे इंसान कहते हैं। मतलब इंसान है वो बिल्ट इन, उसमें गलती है ही है, वो गलती करेगा ही। हम भ्रमित मानव को इंसान मान रहे हैं, ये हमारी डेफिनेशन की प्रॉब्लम है। और ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं है और सामने वाले की सोच ऐसी है कि वो गलत है, उसका सबको शिविर में लाओ। है? सबको शिविर में लाओ, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। एक ही इलाज। चलिए आगे चल रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब। भैया, बीइंग, हैविंग एंड डूइंग में क्या डिफरेंट है? जब मैं बीइंग की बात करता हूं तो उसका मतलब है मेरा होना, भाव की बात कर रहे हैं। हैविंग का मतलब है कि जो मैंने पुरुषार्थ करके पाया है। चाहे भौतिक चीजें पाई हैं, चाहे ज्ञान पाया है, दोनों की बात हैविंग में ला सकते हैं। और क्या बोला? डूइंग मतलब जो मैं करता हूँ, तो सिंपल देखा हो। हाँ, जो मैं करता हूँ। डूइंग के थ्रू मैंने कुछ हैविंग पाया है। तो बीइंग डूइंग हैविंग है। ओके, ऐसा बोल। थैंक यू। हाँ जी। हेलो सर, मेरी एक समस्या है। आपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस बार मैंने एक रास्ता चुना है। एक कौन सा भी गांव पकड़ा तो गांव में 2 मंदिर रहते हैं, एक भगवान का मंदिर और एक अपना स्कूल मंदिर। भगवान के मंदिर में और पत्थर की मूर्ति रहती है, वो निर्जीव रहती है, और अपना स्कूल में जो बच्चे रहते हैं वो भी भगवान का रूप है, वो सजीव रहते हैं। तो आप किसको ज्यादा पढ़ देना चाहते हैं समाज कार्य के लिए? देखिए, इसके लिए आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अब आपने बात उठाई ही दी है तो ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा नहीं कर पाए, इसलिए पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ा। हम शिक्षा पूर्वक मानव को जीने का स्वरूप नहीं बता सके, हमने जिंदा रहने को ही जीना माना, तो शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा नहीं हो पाई, इसलिए पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ा। शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा हो पाएगी तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, विद्यालय हो जाएंगे। शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा हो पाएगी तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे भी विद्यालय हो जाएंगे। और यदि शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा नहीं हो पाई तो विद्यालय भी सांप्रदायिक हो जाएंगे। ठीक है, तो सार क्या निकला? सार ये निकला कि हम समाज सेवा बाद में सोचेंगे,
पहले हम अपने में समझने का काम करें। हम खुद मानव के रूप में अपने आप को पहचान पाएं, हम मानव के रूप में अपने आप को पहचान के अपने मित्र मंडली और अपने परिवार में अपने जीने की झलक देख पाएं। यदि इसमें दोनों में क्वालिफाई होते हैं तो समाज में आगे सोचें। तो केवल अच्छे आइडियाज काम नहीं करते हैं, उस आइडियाज को ट्रांसलेट करने की अपनी योग्यता भी हो तो ही कोई जिंदगी आगे बढ़ती है। आप सर भी कटा दो अपने आइडिया के लिए तो भी आइडिया काम नहीं करता है। भौतिक क्षेत्र में आइडिया इसलिए काम कर जाते हैं क्योंकि उसका कोई एक्सपर्ट पहले से मौजूद होता है। आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आप किसी एक्सपर्ट को हायर कर लेते हैं। लेकिन जीवन के जगत में ना आप एक्सपर्ट हैं ना सामने वाला एक्सपर्ट है, इसलिए हमारी चाहत बहुत अच्छी है कि शिक्षा बदल दें, समाज बदल दें, परिवार बदल दें, कुछ नहीं हो पाता। तो जब तक हमारी जीने की समझ नहीं होगी तब तक इस क्षेत्र में पैसा कोई काम करता नहीं है। प्रधानमंत्री का ऑर्डर और सीएम का ऑर्डर इसमें कोई काम करता नहीं है। ना प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दे दिया कल के बाद सब कोई अच्छा अच्छा सोचेंगे, है ना, इसमें किसी का ऑर्डर काम नहीं करेगा। तो यहाँ ये बात समझ में आए कि जब तक हमारी अपनी योग्यता विकसित नहीं होगी तब तक समाज में भी क्या, घर में भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। समाज तो बहुत दूर की बात है जी। चलिए, तो बहुत अच्छा, जोरदार तालियां। तो कल का हमारा पहला दिन था, पहला दिन और एक बड़ी संख्या, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा सुबह से शाम तक हम चले हम सबको संतुष्टि है। और आज हम कुछ और बेहतर, शाम तक कुछ और बेहतर जगह तक पहुंचेंगे। तो थोड़ा सा बोर्ड साफ कर दीजिए। लास्ट की 2 लाइनें छोड़ के सब साफ। हेलो, ये मत डालो, फिर वो देखने में दिक्कत आएगी भैया। पहले देखना ऐसे ही हो जाएगा। हाँ हो जाएगा जी, नमस्कार। हाँ जी जी बोलिए। हाँ, ये आपने बोला वही अभी एक मिला। ऐसे साफ हो जाएगा, देख लो जैसा आपको ठीक है, सब साफ। लास्ट की 2 लाइनें छोड़ के सब साफ। हाँ जी, आप कहाँ हैं? हाँ, यहाँ। तो आपने बोला वही कुछ अभी मिल गया कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, पत्थरों को लोग इसलिए पूजते हैं क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। बहुत बढ़िया, ऐसा। बहुत बढ़िया। तो विश्वास के लायक इंसान बाई एजुकेशन पैदा हो सके तो सही अर्थों में हमारे विद्यालय मंदिर हो जाए, और विश्वास के लायक माँ बाप हो सके। हम शिक्षक से उम्मीद करते हैं कि वो अवतारी पुरुष हो, लेकिन हम माँ बाप क्यों नहीं हैं? तो इसका मतलब है कि पहला शिक्षक माँ बाप ही है। हम माँ बाप उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का माँ बाप के प्रति विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है। तो ये सोचनीय मुद्दा है, इसको एड्रेस कर पाएंगे तो बाकी सारे मुद्दे एड्रेस हो पाएंगे। तो प्रॉब्लम घर में ही है या यात्रा अभी घर में ही शेष है जी। एक और चीज जो आपने बताई वो देने वाली, तो वो कहीं पढ़ा था, आज पूरा वो लिंक हो गया कि इतिहास में भी हम देखें तो इतिहास उनको ही याद कर, हम इतिहास में उनको ही याद करते हैं जिन्होंने दिया है, जिन्होंने लिया है उनको नहीं। तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। हाँ, मेरे को देखो इतना ही लगता है कि ऐसी किसी सभा में हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन सही मायनों में हमारे परिवारों में बैठ के चर्चाएं कितनी होती। जिस दिन ये चर्चाएं हमारे परिवारों में होने लगेंगी, घर में होने लगेंगी, तो उस दिन हो सकता है दुनिया कुछ अलग तरह की होगी। तो कैसे ये चर्चाएं हमारे परिवारों का हिस्सा बन जाएं, इस बात की जरूरत है। और वो कब बनेगी? एक के शिविर करने से बनेंगे कि पूरे परिवार के? लेकिन शुरुआत किसी एक से होगी कि पूरे परिवार से होगी? बहुत कम लोग हैं जो पहले ही शिविर में पूरा परिवार लेके आ पाते हैं। पहले कोई एक ही आता है, उसको ठीक लगता है तो धीरे धीरे अपने पूरे परिवार को शामिल करता है। तो यात्रा किसी एक जगह से ही शुरू होगी, लेकिन अपने परिवार का पूरा होना एक यात्रा है, अपने मित्र मंडली का पूरा होना आगे की यात्रा है, समाज में और आगे गति करना और आगे की यात्रा है। धीरे धीरे वो यात्रा हम करेंगे जी। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो आज की यात्रा हम करें, आज की यात्रा हम करें। तो आज की यात्रा हम शुरू करते हैं कि बेसिकली हम जीना चाहते हैं।
अब जिंदा रहने की बात कल क्लियर हो गई है ना। अब हम जीना चाहते हैं, जीने के लिए क्या करें उसके लिए हम आगे सोच रहे हैं। तो मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखता हूं। जीना समस्याओं के साथ होता है कि जीना समाधान के समझण के साथ होता है? जीना प्रश्नों के साथ होता है कि जीना प्रैक्टिसेबल आंसर्स के साथ होता है? तो जीना प्रैक्टिसेबल आंसर्स के साथ होता है। और एक मानव की जिंदगी में कितने प्रश्न हो सकते हैं, उनको गिना जा सकता है कि नहीं? नहीं गिना जा सकता है। एक आदमी की जिंदगी में जितने प्रश्न होते हैं, एक आदमी की जिंदगी में जितने प्रश्न हो सकते हैं उसको गिना नहीं जा सकता है। जिसको गिना नहीं जा सकता है उसको अनंत बोलते हैं। अब जिसको गिना भी नहीं जा सकता है, क्या उसके आंसर हो सकते हैं? और इस तरह से जैसा हम सोचते हैं, जिंदगी कभी पकड़ में नहीं आती। यहां दर्शन ये प्रस्ताव देता है कि मानव जाति के पास, पूरी ह्यूमैनिटी के पास, मानव जाति एज ए होल के पास मूल प्रश्न केवल 2 हैं। क्यों जीना है, कैसे जीना है। जब मैं कहता हूं कि क्यों जीना है, तो उसका बेसिकली मतलब ये है कि मैं जिंदगी में पाना क्या चाहता हूं, जिंदगी का लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है, आखिर मैं क्यों जी रहा हूं और कैसे जीना है, उस लक्ष्य तक पहुंचने का तरीका है, प्रक्रिया है। ठीक हो गया? तुम जीना चाहते हैं, जीने के लिए आपने कहा कि जीना किसके साथ होता है? जीना प्रैक्टिसेबल आंसर्स के साथ होता है, जीना समझण के साथ होता है। फिर प्रश्न कितने हो सकते हैं? तो आपने कहा अनंत प्रश्न हो सकते हैं एक आदमी की जिंदगी में। और मेरे घर में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 इंटू अनंत हो गया। और संसार में, ऑफिस में कितने लोग हैं? तो बस उसके बाद दारू पी के सो जाओ, इतना ही कर सकते। इतने प्रश्न हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आया, तो ऐसे तो जिंदगी नहीं पकड़ में आएगी। तो दर्शन ये कहता है कि मानव के पास मूल प्रश्न 2 हैं, आप तीसरा बनाने की कोशिश करें। तो जो कुछ भी मैं बोर्ड पे लिखता हूं वो आपको मानना नहीं है, उसमें सहमत नहीं होना है। आप लगातार असहमत होने की कोशिश करें, समझने की जिम्मेदारी के साथ, और धीरे से देखते हैं क्या निकल के आता है। तो आपने कहा अनंत प्रश्न है, यहाँ कहा जा रहा है कि 2 ही प्रश्न है, तीसरा बना के देखें। माइक उठाएं, माइक दीजिए पीछे। बैठिए बैठिए आराम से। हाँ, जब आप बोले तो आप घुटनों के बल थोड़ा सा खड़े हो सकते हैं, ताकि थोड़ा सा कैमरा ठीक से कवर कर पाए, है ना। इतना काम कर सकते हैं, पूरा खड़ा होने की बजाय केवल घुटनों के बल हो जाएंगे तो भी हो जाएगा जी। आपने कहा कि दर्शन ऐसा कह रहा है, तो मेरे मन में प्रश्न हुआ कि दर्शन मतलब क्या है? दर्शन क्या मतलब, कौन सा? दर्शन मतलब देखना। देखना मतलब अस्तित्व जैसा है, नेचर जैसा है। तो इस नेचर को देखा, मानव को देखा, तो पता चला कि मानव के पास मूल प्रश्न 2 ही है। ऐसा नेचर की बात हो रही है जी। हाँ जी, और बोलिए। तीसरा क्वेश्चन आप सबके सामने खुला प्रश्न है कि 2 ही प्रश्न है, तीसरा प्रश्न बना के देखें। तीसरा कोई प्रश्न है तो लाएं।
हाँ जी, बोलिए बोलिए। आप तो अनंत बोल रहे थे। हाँ जी बोलिए, मैं वेट कर रहा हूँ। तो तीसरा प्रश्न है, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, क्या लोगों हमारे जीने के कारण, जिस तरह से हम जीना चाहते हैं, कैसे जीना है, जिस तरह से हम जीने चाहते हैं, उसके कारण हमारे सोसाइटी या हमारे इर्द गिर्द के लोगों, परिवार, सबको इम्पैक्ट होएगा। क्या उनका इम्पैक्ट का भी सोचना हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम सोचें कि हम तो सही जी रहे हैं, इसमें आ जाएगा, कैसे जीने में आएगा, तो वो उसमें हमारी जिम्मेदारी होगी। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन। जीवन में जो मिलना है वो सब कुछ मिल जाता है, तो क्यों जीना चाहिए? जो खाना है, मकान है, इससे काम चल जाए तो शुभकामनाएं। पंखा घर में मौजूद है, लटकना चाहिए, और नहीं तो आजकल मरने के आसान तरीके भी आते हैं। वो तो सॉल्यूशन नहीं है ना सर। तो आप ही तो कह रहे हो कि वो पर्याप्त है, तो और क्यों जीना है? हाँ, उसका सॉल्यूशन चाहिए, क्यों जीना है आगे। सूत्र ये है सभी मानव में कि हर मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है, उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। जांच के देखो अपने में ऐसा है कि नहीं? जितने सुख के साथ आज आप जी रहे हो, मान लो आपका एक घर है, आपकी एक जॉब है, आपके बीवी बच्चे हैं, घर परिवार है, उसमें कुछ स्थिति बनी हुई है, तो जितना सुख जितना सम्मान आपकी जिंदगी में बना हुआ है, जितनी सफलता बनी हुई है, इससे अधिक कभी नहीं चाहते हो कि जितना हो गया है इससे अधिक अब चाहते हैं। सम्मान जितना है इतना ही चाहते हैं कि और बढ़ जाए, ऐसा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? चाहते हैं अब संतुष्ट है अपने आप से। संतुष्ट तो इसलिए हो जाते हैं कि और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका डर पहले से बैठा हुआ है, इसलिए उतने में संतुष्ट रहो तो दुखी नहीं होते। डर तो वही है। चाहते हैं, हाँ वही, तो जितना पैसा है इतना ही रहे कि और बढ़ जाए। अब बड़ा मुश्किल है। जो जीवन जरूरत है वो मिलता है, आजीवन आएगा ही पैसा तो जॉब से, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि रोज कमाना है कि कल कमाना बंद कर देना? कमाने का रोज नौकरी धंधा रोज जाने का है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, जितना सुविधा सम्मान हमारे पास बना हुआ है, हम चाहते हैं कि वो बना रहे, और उतना ही बना रहे कि और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, बस ये और बढ़ जाए हमसे काम कराता है। तीसरा क्वेश्चन। हाँ जी, माइक फटाफट, थोड़ा हाथ ठीक से उठाएं ताकि बाकी को पता चल जाए कि आपको बोलना है, और बोलते समय संभव हो तो घुटनों के बल हो जाए। हेलो भैया, एक प्रश्न ये है कि भारत स्वतंत्र देश है ऐसा मानते हैं, 1950 के बाद जितना भी एजुकेशन सिस्टम है अपना, कई बार डिजाइन हुआ, रीडिजाइन हुआ, फिर क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद फिर कुछ नया आता है, फिर नए को पुराना हो जाता है, पुराने को फिर नया ले आते हैं। ये जितना लगातार चेंजेस चल रहे हैं, अभी जैसे दिल्ली में आपने बहुत काम किया है, मैं एक यूट्यूब में आपका देख रहा था एजुकेशन पॉलिसी के लिए इन कमिंग डेज, अभी जीवन विद्या को लेके आ रहे हैं हर कोर्स में, करिकुलम में आने वाले समय में। तो अभी जो मैं देख रहा हूँ स्कूल में जो प्रॉब्लम चल रही है, हमारे भी बच्चे हैं, अभी सिर्फ लिखने का काम होता है। इतनी बुक्स हैं 5th क्लास के बच्चे को कि मुझे ऐसा लगता है कि पीएचडी तक हमने नहीं पढ़ी इतनी। पीएचडी करने के बाद तक हमने मतलब इतनी किताबें नहीं पढ़ी जितना 5th क्लास का बच्चा पढ़ता है। हर एक बुक के 5 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, एक ही चैप्टर को 5 तरीके से,
वो कोर्स करिकुलम भी कम पड़ता है, नए नए स्कीम्स और आ जाते हैं। एक्सीड आ गया, कोई ऑक्सफोर्ड का फॉलो करता है, कोई कैलिफोर्निया फॉलो करता है, कोई जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ले आए, कोई जो है शाम तक घर बच्चा पहुंचा नहीं, उसका असाइनमेंट पहले से तैयार है। तो ये सिस्टम मुझे ऐसा लगता है एज ए एजुकेशनिस्ट कि इट मस्ट बी चेंज। और अगर ये चेंज नहीं होगा आने वाले समय में या 5 साल में या 10 सालों में, तो ये चलता रहेगा। क्योंकि ये जितना एजुकेशन है अभी, क्योंकि मैं देखता हूँ अभी, हालांकि कल आपने बोला था कि किसी की बात नहीं करनी, हमें किसी अचीवर की बात नहीं करनी है, किसी जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उसकी बात नहीं करनी है, पर जितने लोग हुए हैं, अगर मैं गुजरात की बात करूं अंबानी साहब की, तो वो किसी हार्वर्ड या किसी आईएम से प्रोडक्ट नहीं थे, वो सिंपल एजुकेटेड थे। 8th क्लास उनका 10th क्लास एजुकेशन था, और उस 8th क्लास और 10th क्लास के एजुकेशन में आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो कहां पर प्रॉब्लम है, बस मेरे को इतना जानना है कि प्रॉब्लम कहां पर है। देखिए, प्रॉब्लम जो कल चर्चा की है उतना ही है। यदि मैं स्वयं को शरीर मानता हूँ तो धन ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है, सुविधा ही जीवन शैली है। तो बेसिकली सुखी होना चाहता हूँ तो इंद्रियों में सारा सुख है, उसके लिए सुविधा और उसके लिए पैसा। मूल काम इतना है कि इंद्रियों में सारा सुख है। अब चाहे एजुकेशन है, चाहे मेडिकल क्षेत्र है, एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आता है जो आपको बताता है कि ये बुक्स आप अपने यहाँ लगा लो तो इतना कमीशन आपको मिलेगा, इतना कमीशन हमको मिलेगा, तो कर लो। कोई आके एजुकेशन सेक्रेटरी को समझा देता है स्मार्ट बोर्ड लगा लो, उसमें इतना कमीशन आपको मिलेगा, इतना कमीशन हमको मिलेगा। तो एक कमीशन के चक्कर में तमाम योजनाएं आती हैं। ये एक दुनिया है, ये एक तरह की दुनिया है। एक दूसरी दुनिया है जिसमें लोग कुछ अच्छा सोच रहे हैं, और अच्छा सोच रहे हैं, ये सारा अच्छा सोचना जिंदा रहने की सीमा में रहता है। इसमें लगातार बुक्स की संख्या बढ़ती जाती है, क्वांटिटी बढ़ती जाती है, और एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो पहले इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स था वो 12th में आ गया, जो 12th का था वो 9th में आ गया। तो इस तरह से भी हम 3 तरफ से चीजें बढ़ रही हैं। तो एक तो पैसे के चक्कर में जो फैल रहा है मामला, हमारे समय में एनसीईआरटी की बुक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री की 20-20 रुपए की आती थी, 20 रुपए की बुक्स आती थी, एक ही बुक होती थी। अब अभी 720 रुपए के 3 वॉल्यूम आते हैं केमिस्ट्री के, और उसमें भी 4 ऑथर के आते हैं। ये सब क्यों इतना मोटा होता चला गया? इसका बड़ा हिस्सा पैसा है। तो बाजार शिक्षा को चलाता है, बाजार राजनीति को चलाता है, बाजार, हम सब बाजार, हम माँ बाप भी बाजार का हिस्सा है, समाज का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम माँ बाप भी कुल मिला के पैसा ही सब कुछ चाहते हैं। तो जब तक मानव ज्ञान पूर्वक सुखी होने की जगह में नहीं पहुंचेगा, तब तक वो क्वालिटी को नहीं देख पाएगा, क्वांटिटी को ही क्वालिटी के रूप में पहचानता है। अभी हमारी लाइफ क्वालिटी का मतलब क्या है? अभी हमारी लाइफ क्वालिटी का मतलब भी हमारे मकान की क्वालिटी है, कार की क्वालिटी है ना, हमारा स्टेटस सिंबल फिजिकल चीजें हैं, जबकि स्टेटस सिंबल स्टेट ऑफ माइंड है। तो मेरी क्वालिटी नहीं है, मेरी क्वालिटी मेरे मकान की क्वालिटी। तो मेरी क्वालिटी तो मेरे भाव और विचार की क्वालिटी है। तो जब तक ये भाव और विचार पे मामला स्थिर नहीं होगा, जीने के स्वरूप में नहीं आएगा, तब तक स्कूल चलाने वाला अभी प्रॉफिट के लिए स्कूल चलाता है, पढ़ाने वाला पैसे के लिए पढ़ाता है, सारी चीजें इतनी ही है। तो इसका, और सब कुछ पैसे से चलता है, तो पैसा ही सबके केंद्र में है। तो बच्चा किसके केंद्र में है? जिसने पैदा किया बच्चा उसी के केंद्र में नहीं है। वो तो सुख मनाने गया था, बीच में बच्चा आ गया। तो इस सारी दुनिया को आप देखोगे तो पता चलेगा कि हम स्वयं को शरीर मान के जीते हैं, इसलिए हमारा फोकस ही डिफरेंट है। जहां की हम चिंता कर रहे हैं, जहां के बारे में हम सोच रहे हैं, उसका हमको ज्ञान भी नहीं है, वो हमारे फोकस में भी नहीं, इसलिए मामला मैस। तो सारी समस्याएं जब भी आप चर्चा करोगे, उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? प्रॉब्लम एक ही है, जिंदा रहने को जीना मान के जीना, और जीने की समझ हमारी ना होना। बस सभी जगह एक ही बात निकल के
के आएगी। जी हेलो भैया, एक क्वेश्चन है। कहाँ पे? हेलो हाँ हेलो हेलो, यहाँ पे बोल रहे हैं। उनको बोलेंगे। हाँ बर्ड आई व्यू से जब देखते हैं तो जो एग्जिस्टेंशियल जो क्वेश्चन आता है कि किस लिए, वो क्वेश्चन इस दोनों में मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने पूछा कि किस लिए ये सब हो रहा है। क्यों जीना? वो नहीं मैं पहचान नहीं पा रहा, इसीलिए। जब हम बर्ड व्यू से देखते हैं तो बेसिकली सब कुछ को देख के लगता है कि चल क्या रहा है। हाँ, चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, तो मेरे जीने का पर्पस क्या है? हाँ। क्या चीज के लिए दौड़ रहा हूँ? हाँ। तो बेसिकली क्यों जीना है, क्या चीज को पाने के लिए दौड़ रहा हूँ, मेरे जीने का पर्पस क्या है, क्यों जीना है, मैं कौन हूँ, ये एक ही क्वेश्चन। मैं कौन हूँ और वो दोनों डिफरेंट लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे इसको एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों जीना है, तो इसका सब हेड निकल के आएगा कि जीने वाला कौन है। ओके, तो सेम क्वेश्चन हो गया। तो क्यों जीना है व्यवहारिक धरातल से पूछा गया प्रश्न है, मैं कौन हूं आध्यात्मिक धरातल से पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न एक ही है। दोनों डायमेंशन डिफरेंट नहीं हो गए? बिल्कुल नहीं, डायमेंशन मतलब एंगल डिफरेंट है। हाँ, एंगल डिफरेंट हो गए ना। कंटेंट एक ही है। तो मैं कहूँ क्यों जीना है, किसके लिए जीना है, जीने का पर्पस क्या है, क्या पाना चाहता हूँ, क्या चल रहा है, ये सब ये एक ही क्वेश्चन। ठीक जी। जैसे हम अभी कल की चर्चा कर रहे थे साधन और संबंध की, तो जब KG1 KG2 क्लास की हम बात करते हैं तो आजकल चीज़ें चेंज हो गई। जैसे हमें हमारे समय में, आपके समय में पढ़ाया था कि एम फॉर मदर, अब एम फॉर मनी की बात की जाती है। तो साधन को हम लोग जोड़ने की कोशिश करें। ए फॉर की बात की जाती है, फादर की बात नहीं की जाती। एस फॉर हम लोग जो सन की बात करते हैं, नेचुरली हम जिससे प्रभावित होंगे, हम जब बोल ही रहे हैं टाइम इज मनी, तो अगर जब शुरुआत की शिक्षा के अंदर ये सारी चीजें साधन संबंधित आ गई तो बच्चा संबंध संबंधित कैसे हो पाएगा? बिल्कुल ठीक है। देखो मैं तो कहता हूँ दूसरी बात करो, बच्चे की बात मत करो। ज्यादा लड़ाई झगड़ा बड़े लोग कर रहे हैं कि बच्चे लोग कर रहे हैं? बड़े लोग कर रहे हैं। सारी समाज में जो कुछ भी चोरी भ्रष्टाचार है ये बड़े लोग कर रहे हैं कि बच्चे कर रहे हैं? बड़े कर रहे हैं। तो सारा चुगली खेलने का काम बड़े कर रहे हैं कि बड़े बच्चे कर रहे हैं? बड़े। सारी दुनिया में अपराध और गंदगी बड़े फैला रहे हैं कि बच्चे फैला रहे हैं? और ये बड़े बच्चों को समझा रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है कि छोटी मोटी चीजों से सोचने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी बड़ी पिक्चर बनानी होगी, ज्यादा ऑन करना होगा। हाँ जी जी जी। तो अभी जैसे वो वॉल्यूम बढ़ा तो मेरे समझ में आया कि जैसे क्लास में भी बच्चे आते हैं तो ऐसा बोलते हैं, पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर कितने घंटे का क्लास है, हमने बोला 1 घंटा। नहीं सर, वो पूरा दिन यहाँ बैठा रहे, ऐसा करिए। गलत नहीं कह रहा। हाँ, अब कोई मेहमान जबरदस्ती घर में आ गया है तो वो कहीं तो ठिकाना है। तो 2 चीजें सामने आई कि एक एक्टिविटी और दूसरी प्रोडक्टिविटी। तो ज्यादातर ध्यान एक्टिविटी पर कि एंगेज रहे। हमारी प्रोडक्टिविटी भी जिंदा रहने की प्रोडक्टिविटी है, वो भी जीने का स्वरूप नहीं है। इसलिए कितनी भी भाषा में बात कर लें, कितने भी शब्द बदल लें, एक्सीड ले आए, जर्मन चले जाएं, कैलिफोर्निया चले जाएं, स्टैनफोर्ड चले जाएं, आप जिंदा रहने से ज्यादा की बात कर नहीं पाओगे। जी। अभी कह दिया ना, दिल्ली का प्रिंसिपल यूपीएससी से सिलेक्ट होकर आता है। यूपीएससी से सिलेक्ट हुआ प्रिंसिपल अपने आप को आईएएस से कम मानते ही नहीं। अब उसको IIM और सिंगापुर सब जगह भेज के उसके बाद शिविर करेंगे। शिविर में आने के बाद मुंडन संस्कार होता है। उसके बाद जमीन दिखाई देती है कि हम ये सारा बड़ा बड़ा दुनिया भर देख के अब आ गए, अब आ जाए। तब समझ में आता है कि नहीं, जो कुछ हम अब तक देख सुन के आए हैं उसका हैसियत कितना है और मानव की चाहत कितनी है और कैसे इसको मैच करेंगे, तो वो इसको वैल्यू कर पाते हैं। बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी, माइक ऑन करें। हेलो, हाँ, शैलेश जोशी, हालन, गुजरात। मेरा प्रश्न तीसरा ये है कि कब जीना है, क्यों जीना है। पाना लक्ष्य जो है वो भविष्य काल की बात हो गई, कैसे जीना है उसका तरीका ढूंढना है, वो भी आज हम करेंगे तो कल ही काम आएगा। तो जीना जो है, कब जीना है, और अभी जीना है, इसी वक्त जीना है, इसी पल जीना है, ऐसा है तो कब जीना है, ये मानव जाति का मूल प्रश्न हो सकता है।
देखिए, क्यों और कैसे का उत्तर समझ में आता है। क्यों और कैसे समझ में आता है तो कब, कहाँ, किसके साथ, ये सब उसके नीचे अपने आप निकल के आता है। तो कब तो है ही नहीं, हम तो हमेशा ही जीना चाहते हैं। कब कैसे आएगा, कब का तो कोई बहुत ज्यादा निकलता ही नहीं है मामला। हाँ, मैं कब कहाँ होऊंगा, जैसे मैं इन डेट्स में अभी विसनगर में हूँ, अगले 5 से 12 में अहमदाबाद में हूँ, उसके बाद में उत्तरकाशी में हूँ। ये कब कैसे डिसाइड होता है, कहाँ कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि क्यों जीना है, कैसे जीना है की क्लैरिटी है, तो फिर कब कहाँ किसके साथ रहना है वो क्लैरिटी अपने आप निकल के आ जाती है। तो मूल प्रश्न है क्यों जीना है, जीने का पर्पस क्या है, जीने का लक्ष्य क्या है। आखिर में जो इन्होंने कहा कि बर्ड व्यू से देखता हूँ आखिर ये चल क्या रहा है, जो मैंने कल बात कही कि जिंदगी पे क्या फल लगता है, क्यों इतनी उठापटक। जब तक वो लक्ष्य की क्लैरिटी नहीं है, पाना क्या है इसकी क्लैरिटी नहीं है, तब तक कितना भी घूमूं। दोनों में से कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्यों जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को लगता है कि कैसे जीना है ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैसे जीना है ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या मतलब हुआ, लक्ष्य पता नहीं है, जाना कहां है तय नहीं हुआ है, और सूटकेस लेके निकल गए हो, कौन सी ट्रेन में बैठोगे। ऐसी हालत है हमारी। तो जब तक लक्ष्य तय नहीं हो, भाई मेरे को अमेरिका जाना है तो वो जर्नी अलग होगी, मेरे को अहमदाबाद जाना है वो जर्नी अलग होगी। दोनों का ड्यूरेशन अलग है, दोनों के खर्चे अलग हैं, दोनों के मौसम अलग हैं, दोनों की तैयारी अलग है। तो जब तक कहां क्यों जीना है, लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है, जब तक लक्ष्य की पर्पस की क्लैरिटी नहीं है तब तक कैसे जीना है का कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं मरना नहीं चाहता हूं इसलिए जिंदा रहना है, तब तक इतना ही मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि क्यों जीना है ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे जीना है ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों जीना है मूल सवाल है, क्यों जीना है के बाद जिंदगी शुरू होती है, फिर कैसे जीना है को तय कर पाएंगे। तो बेसिकली क्यों जीना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाय पी लीजिए, चाय पीने के बाद कुछ ऊर्जा आएगी तो कुछ और चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।